हर गुजरते दिन के साथ इस्राएल बर्बरता की तमाम हदों को पार कर रहा है और यह चिंता कोई और नहीं, संयुक्त राष्ट्र जतला रहा है। जी हां, संयुक्त राष्ट्र जिसका काम है लोगों तक राहत सामान पहुंचाना। संयुक्त राष्ट्र का यह आरोप है कि इस्राएल जानबूझकर स्कूलों पर निशाना साध रहा है, उन जगहों को निशाना साध रहा है या उन जगहों पर निशाना साध रहा है जहां पर राहत कार्य चल रहा है। आखिर इस्राएल ऐसा क्यों कर रहा है? इस वक्त दोस्तों, इस वक्त जो मध्य पूर्व में जो संकट चल रहा है, तीन बातें साफ तौर पर उभर रही हैं। सबसे पहली बात, इस्राएल जो बर्बरता की तमाम हदों को पार कर रही है। दूसरी बात, हमास का अगला नेता कौन, याह्या सिनवार की मौत के बाद अगला नेता कौन, इसको लेकर रहस्य बना हुआ। और तीसरी बात, ईरान पर इस्राएल हमला कैसे करेगा, अमेरिका की तरफ से यह प्लान किसने लीक किया और क्या लीक किया गया, ये तमाम पहलू बहुत अहम हो जाते हैं। और आज का मेरा यह कार्यक्रम इन तीन पहलुओं की वजह से बहुत अहम है दोस्तों। इस्राएल किस तरह की बर्बरता कर रहा है कुछ देर बाद, और संयुक्त राष्ट्र ने क्या कहा, वो बयान भी मैं आपको सुनाऊंगा। मगर सबसे पहले, हमास का अगला बॉस कौन? याह्या सिनवार की मौत हमास के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। मगर इसी मंच पर मैंने आपको बताया था दोस्तों, 1987 जब से हमास की स्थापना हुई है, तब से लेकर अब तक इस्राएल ने न जाने कितनी बार हमास के नेताओं को मौत के घाट उतार दिया, मगर हमास रुका नहीं है। जिससे पता चलता है कि हमास जो है वो एक शरीर, और एक शरीर के साथ एक या 10 सिर नहीं, वो कई अलग अलग किस्म की एंटिटीज हैं जो विचारधारा के साथ जुड़ी हुई हैं। और अब बड़ी खबर क्या आ रही है दोस्तों, इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। हमास का अगला नेता कौन होगा यह तो स्पष्ट नहीं है, मगर एक 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है जिसमें 5 नाम उभर कर आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। और ये 5 नाम क्यों हैं यह भी मैं आपको बतलाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, वो 5 नाम आपके स्क्रीन पर एक एक करके आ रहे हैं। सबसे पहले जो 5 सदस्यों की समिति है, पहला नाम आता है खलील अल हया का। यह शख्स 5 सदस्यों की समिति में यह है पहला व्यक्ति खलील अल हया, जो कि फलस्तीन में एक राजनेता भी हैं। दूसरा चेहरा खालिद मशाल। खालिद मशाल के बारे में कहा जा रहा है कि वो उत्तराधिकारी भी हो सकते हैं याह्या सिनवार के। आपको याद होगा दोस्तों, ये वो शख्स है जिसकी जान लेने की कोशिश की थी इस्राएल ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर। यहां तक कि 2 बार इंजेक्शन लगाया गया, एक बार इंजेक्शन, दूसरी बार धीमा जहर, और दोनों ही बार इस्राएल ने ही इनकी जान बचाई थी, क्योंकि उस वक्त पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने दखल दिया था। यह व्यक्ति यानी कि खालिद मशाल जो हैं वो जॉर्डन के नागरिक हैं, और जॉर्डन के दखल के चलते इस्राएल को दवा या एंटीडोट भेजना पड़ा था, जिसके जरिए खालिद मशाल की जान बच पाई, जो कि कोमा में चले गए थे। तो 5 सदस्यीय समिति का यह दूसरा चेहरा है। पहला चेहरा खालिद अल हया, दूसरा चेहरा खालिद मशाल। अब तीसरा चेहरा, यह बहुत जरूरी नाम है दोस्तों, इनका नाम है जाहिर जाबरीन। अब आप कहेंगे जाहिर जाबरीन कौन है? यह है जाहिर जाबरीन दोस्तों। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने 1200 बेकसूर इस्राएली नागरिकों को मौत के घाट उतारा था, तो यह वो व्यक्ति है जिसने पूरे ऑपरेशन को स्पॉन्सर किया था, वित्तीय और आर्थिक मदद पहुंचाई थी। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मोसाद के निशाने पर यह व्यक्ति इस वक्त बहुत ज्यादा है। जी हां, यह व्यक्ति उत्तराधिकारी बने ना बने, मगर एक बात तय है, इस्राएल इन्हें बख्शने नहीं वाला है। तीसरे नाम के बाद दूसरा जो चौथा नाम आता है वो है इस्माइल दारविश। आपके स्क्रीन पर यह है व्यक्ति, स्मार्ट कोट पहने हुए हैं, इस्माइल दारविश। ये वो चौथा नाम है। जैसे कि मैं आपको लगातार बता रहा हूं, हमास का अगला नेता कौन होगा यह तय नहीं है, मगर कम से कम एक 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है। अब बारी 5वें नाम की। ये जो 5वां नाम है ना दोस्तों, ये पूरी तरह से रहस्य में घिरा हुआ है। 5वें नाम की घोषणा कहीं नहीं की जा रही है। मैंने काफी खोजबीन की कि ये 5वां नाम कौन है, पूरी तरह से इसे गुप्त रखा गया है। सवाल ये कि क्या ये 5वां नाम तुरुप का पत्ता होगा? ये जो रहस्यों से घिरा हुआ है, ये जो गुप्त है, क्या ये गुप्त नाम सही मायनों में हमास का तुरुप का पत्ता होगा? आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि हमास ने इस वक्त उत्तराधिकारी की घोषणा क्यों नहीं की। तो मैं आपको 2004 में लेकर चलना चाहूंगा।
2004 में दोस्तों हमास के दो बड़े नेताओं की मौत होती है, और वो दो बड़े नेता आपके स्क्रीन पर, पहला जो नाम है वो है अब्दुल यासीन। कौन है अब्दुल यासीन दोस्तों? ये जो व्यक्ति जिन्हें आप व्हील चेयर पर देख रहे हैं, ये हमास के संस्थापक थे। 2004 में इस्राएल की मौसाद इन्हें मौत के घाट उतार देती है, और उनकी जगह पर रंतीसी, ये व्यक्ति रंतीसी को बनाया जाता है हमास का नया बॉस, उनका नया नेता। मगर उसी साल इन्हें भी इस्राएल जो है मौत की घाट उतार देता है। यही वजह है कि इस बार हमास जो है वो अपनी गलतियों से सीखकर किसी एक व्यक्ति के नाम की घोषणा नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जानते हैं जैसे कि हमास का नए नेता की घोषणा हुई, उसके बाद इस्राएल बुरी तरह से पीछे पड़ जाने वाला है। मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि जिन 5 नामों का जिक्र मैंने अभी किया, 5वां एक रहस्य है, जिन 4 नामों का जिक्र मैंने किया, इनके पीछे इस्राएल नहीं पड़ने वाला है। मैं आपको बतला चुका हूं, इनमें से एक नाम वो है जिसने पूरे ऑपरेशन को, 7 अक्टूबर के ऑपरेशन को स्पॉन्सर किया था, वित्तीय मदद, आर्थिक मदद पहुंचाई थी। तो स्वाभाविक सी बात है वो मोसाद के टारगेट नंबर 1 है। खालिद मशाल, इन्हें तो 2 बार मोसाद ने मौत के घाट उतार दिया था, फिर खुद ही बचाना पड़ा, कोमा में चले गए थे। तो मामला बहुत दिलचस्प है दोस्तों, और जैसे मैंने बताया, ये जो तमाम बारीकियां हैं मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा सरल शब्दों में। मैं आपसे बार बार कहता हूं दोस्तों, मेरे कार्यक्रमों को इसलिए मत देखिए क्योंकि आपको हमास का समर्थन करना है या इस्राएल का समर्थन करना है, नहीं। एक आम भारतीय होने के नाते बहुत जरूरी हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर क्या क्या चल रहा है उसकी जानकारी हम रखें, उससे हमारे सोच का दायरा बढ़ता है। क्योंकि अगर इस कार्यक्रम को देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में आके गालियां दें, मां बहन की गालियां दें, तो यह दिक्कत आपकी है। मैं यह भी उम्मीद कर रहा हूं ये जो जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, इसका फायदा कुछ विद्यार्थियों को या फिर यूपीएससी की जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी होगी। अब दूसरा बड़ा सवाल दोस्तों, कि आखिर ईरान पर इस्राएल कैसे हमला करेगा, इसे किसने लीक किया? मैं आपको बतला दूं, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान जारी किया है कि जो बाइडेन जो हैं इस बात को लेकर खासे चिंतित हैं। बड़ा प्रश्न, लीक किसने किया और लीक क्या हुआ वो मैं आपको कल बतला चुका हूं दोस्तों। पहला जो कार्यक्रम जो लीक हुआ है वो है इस्राएल का ड्रोन कार्यक्रम, और दूसरा जो कार्यक्रम लीक हुआ है वो है इस्राएल का मिसाइल कार्यक्रम, और ये दोनों ही बहुत अहम है। दिलचस्प बात यह है कि जो लीकेज हुआ है, जैसे मैंने बताया, अमेरिका की तरफ से ही लीकेज हुआ है, मगर यह हमला कहां किए जाने वाला है यह लीक नहीं हुआ है। पहले इस बात को लेकर बहस थी कि यह जो लीकेज हुआ है क्या वाकई सही मायने में दस्तावेज जो हैं वो लीक हुए हैं। पड़ताल हुई, पता चला हां, जो दस्तावेज लीक हुए हैं उनमें बाकायदा कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो वास्तविक डॉक्यूमेंट्स में दिख रहा है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में दिख रहा है। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि यह लीक कैसे हुआ। इसके लिए मैं आपका ध्यान एक शब्दावली की तरफ जो है खींचना चाहूंगा। 5 आइज अलायंस, यानी 5 आंखों का गठजोड़। यह 5 देशों का गठजोड़ है जो गुप्तचरी को लेकर इंटेलिजेंस की शेयरिंग करता है ताकि आतंकवादी इनमें से किसी भी देश पर हमला ना करें। इस्राएल इस 5 देशों के गठजोड़ से संपर्क में था, और बताया जा रहा है कि यहीं से वो लीकेज हुआ है। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि ये 5 देश कौन से हैं, तो एक एक करके वो देश आपके सामने। पहला देश है अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा कनाडा, चौथा ऑस्ट्रेलिया और 5वां न्यूजीलैंड। 5 आइज अलायंस, 5 आंखों का गठजोड़, और यह बताया जा रहा है कि यह लीकेज यहीं से हुआ। और इस लीक होने से क्या पता चलता है? पहली बात, इस लीकेज से पता चलता है कि अमेरिका के अंदर कोई है जो नहीं चाहता कि ईरान पर हमला हो, या इस्राएल जिस तरह से हमला करना चाहता है वैसा हमला ना हो। दूसरी बात, इस्राएल और अमेरिका के बीच में अविश्वास। तीसरी बात, ईरान की अपनी जो साइबर सेना है, जो साइबर अटैक करती है, वो बहुत मजबूत है, और हो सकता है कि लीकेज वहां से हुआ हो, उन्होंने अटैक किया हो और उस डॉक्यूमेंट पर कब्जा कर लिया हो एक साइबर अटैक के जरिए। दोस्तों, ये जो दस्तावेज लीक हुए हैं ना, उसमें 2 मिसाइल्स का जिक्र है।
हवा के जरिए लॉन्च की जाने वाली 2 बैलिस्टिक मिसाइल का जिक्र है जिसका इस्तेमाल इसराइल करता है, और वो 2 मिसाइल्स आपकी स्क्रीन पर गोल्डन होराइजन और रॉक्स। जो दस्तावेज लीक हुए हैं दोस्तों, इन दोनों नामों का जिक्र किया जा रहा है, इसीलिए यह इसराइल के लिए चिंता भरी खबर है। और ये जो 2 एयर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, रॉक्स और गोल्डन होराइजन्स, इनके बारे में हमें क्या पता है? तो आपकी स्क्रीन पर ROX is a long-range missile system made by the Israeli company Rafael and designed to hit a variety of targets both above and below ground। ये तो बात हुई ROX की, यानी जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर जो टारगेट हैं, ROX उस पर निशाना साधता है। शायद इसलिए इसका नाम ROX है, यानी पत्थर है, यानी कि जमीन के नीचे भी ये एयर बैलिस्टिक मिसाइल पहुंच सकता है। दूसरा मिसाइल गोल्डन होराइजन, इसके बारे में क्या पता है? आपके स्क्रीन पर गोल्डन होराइजन इज थॉट टू रेफर टू द ब्लू स्पैरो मिसाइल सिस्टम विद अ रेंज ऑफ अराउंड 2000 किलोमीटर्स व्हिच मींस 1240 माइल्स। दोस्तों, ये जो गोल्डन होराइजन है, इसके रेंज के बारे में कहा जा रहा है, इसके दायरे के बारे में बताया जा रहा है, और इसका दायरा करीब 2000 किलोमीटर यानी 1240 मील है, जिससे पता चलता है ये जो लीकेज हुआ है ये अपने आप में कितनी ज्यादा चिंताजनक है। और चिंताजनक बात सिर्फ ये नहीं है, ये तो चलिए 2 देशों के बीच में सामरिक गतिविधि है। दुख की बात यह है कि इस्राइल इस वक्त राहत कार्यों में बाधा पहुंचा रहा है, और न सिर्फ राहत कार्यों में बाधा पहुंचा रहा है, ढेरों मिसाल सामने उभर कर आ रही हैं जहां इस्राइल स्कूलों पर हमला कर रहा है। और ये वो स्कूल्स हैं जहां पर लोग शरण लेने आए हैं। रोज आप देख रहे होंगे 50 लोग इधर मारे गए, 50 लोग उधर मारे गए। अब संयुक्त राष्ट्र इस पर चिंता जतला रहा है। आपके स्क्रीन पर संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी हैं फिलिपे लाज़ारिनी, उनका बयान, उन्होंने सीधा प्रहार इस्राएली प्रशासन पर किया है कि ये लोग राहत कार्यों पर निशाना साध रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के जो अधिकारी हैं उनकी जान खतरे में है। फिलिपे लाज़ारिनी क्या कहते हैं? आपके स्क्रीन पर The Israeli authorities continue to deny humanitarian missions to reach the north with critical supplies including medicine and food for people under siege। हिंदी में इसका अनुवाद यह है कि इस्राएली प्रशासन जो है वो लगातार जो तमाम इंसानी अभियान हैं, मानवीय मिशंस हैं, उस पर गतिरोध, उस पर रुकावट पैदा कर रहा है। इन इंसानी या मानवीय मिशंस का मकसद यह है कि जो लोग घिरे हुए हैं उन तक दवाई और खाना पहुंचाया जाए। आगे फिलिपे लाज़ारिनी क्या कहते हैं? हॉस्पिटल्स हैव बीन हिट एंड आर लेफ्ट विदाउट पावर व्हाइल इंजर्ड पीपल आर लेफ्ट विदाउट केयर। अस्पतालों पर निशाना साधा जा रहा है, जो मरीज हैं उन्हें उपचार नहीं मिल पा रहा है, वो पड़े हुए हैं बेबस, और एक अंधकारमय भविष्य उनके सामने है। आगे उन्होंने कहा, UN remaining shelters are so overcrowded, some displaced people are now forced to live in toilets। वो बता रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र के जो राहत शिविर हैं उसमें इतनी ज्यादा भीड़ है कि कई लोगों को शौचालय में रहना पड़ रहा है। यह हालत है दोस्तों गजा और लेबनान के लोगों की, और इसराइल की बर्बरता की तमाम हदों को पार किया जा रहा है। न्यूज इंटरनेशनल एजेंसीज इन हमलों के बारे में क्या कह रहे हैं दोस्तों, इस पर भी गौर कीजिएगा आपके स्क्रीन पर। दोस्तों, उत्तरी गजा में एक अस्पताल है जिसका नाम है इंडोनेशियन हॉस्पिटल। इंडोनेशियन हॉस्पिटल में इस वक्त क्या स्थिति है मैं आपको बतलाना चाहता हूं। मेडिक्स एट द इंडोनेशियन हॉस्पिटल इन नॉर्दर्न गजा told Reuters that Israeli troops stormed a school and detained the men before setting the building ablaze। इसका मतलब यह है कि उत्तरी गाजा में एक अस्पताल है जिसका नाम है इंडोनेशियन अस्पताल। इस्राएली सेना अंदर घुसती है, रेड मारती है, जो लोग वहां मौजूद होते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और फिर अस्पताल को आग लगा देती है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ इस्राएल एक के बाद एक युद्ध अपराध कर रहा है। हमास ने 1 साल पहले जब हमला किया था उसका आपने बदला ले लिया, मगर मैं फिर आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अस्पताल में जो आप लोगों को मौत की घाट उतार रहे हैं, या उससे भी बड़ी बात, अस्पताल को आग लगाई जा रही है, संयुक्त राष्ट्र रो रहा है, चीख चीख कर कह रहा है, मगर उनकी बात कोई नहीं सुन रहा। मैं समझना चाहता हूं क्यों। आगे सिहरन पैदा करने वाली खबरें।
Palestinian media also reported on ground that at least 10 people had been killed by Israeli artillery fire that had hit a camp for displaced people at a school in Jabalia refugee camp, a densely populated urban area to the north of Gaza city. हिंदी में इसका अनुवाद यह है कि जबालिया में जो शरणार्थी शिविर है वहां पर इस्राएली हमला होता है, 10 लोग मारे जाते हैं और यह जबालिया राहत शिविर जो है एक स्कूल के अंदर था। स्कूल को नहीं बख्शा जा रहा है, अस्पतालों को आग लगाई जा रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं दोस्तों, अब भी कोई इस्राएल की इस आक्रामक कार्रवाई के साथ कैसे खड़ा हो सकता है। अगर आप खड़े हैं तो आपके अंदर की इंसानियत मर चुकी है। इंसान और एक फाइटर के बीच के फर्क को समझिए। यह लगातार चल रहा है दोस्तों, जो अपने आप में बहुत शॉकिंग है और इस तरह की तमाम खबरें मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।